नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ और विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा 2016 बैच के अधिकारी हैं हरेंद्र नारायण जी। एक सरकारी नौकरी मिलने के बाद साधारण तौर पर एक आदमी जो होता है वो पूरे जीवन भर की उम्मीदें पाल लेता है उस नौकरी से, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत है जिससे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिससे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके कई छुए और अनछुए पहलुओं को पर भी बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस भी साझा होंगे। और हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़कर और आज वो आईएएस बने हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो कि बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, उन लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। तो बहुत स्वागत है हरेंद्र नारायण जी आपका विस्तार न्यूज़ में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले लोगों के लिए कितनी समस्याएं होती हैं या वो सोच भी नहीं पाता आईएएस बनने का। तो यहाँ तक का जो सफ़र रहा, पहले भी इससे आपने कई सरकारी नौकरियाँ की, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हिंदी मीडियम, एक फिल्म भी आई थी हिंदी मीडियम जो काफ़ी प्रेरित करती है, तो कैसे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? नहीं, जब जिस समय स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो मतलब फॉर्चुनेटली हमारे लिए मतलब हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम इतना बड़ा टैबू उस समय नहीं हुआ करता था। आई डोंट नो कि आजकल लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। वैसे जनरली मैंने देखा है कि आजकल लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे फादर, क्योंकि रेलवे बैकग्राउंड है, मेरे फादर रेलवे में वर्क करते थे और छोटी सी जगह थी वो, तो वहाँ पर जो सबसे अच्छा स्कूल था वो रेलवे का स्कूल ही था, वो 12th तक का था और हम लोग बड़ा प्राउड फील करते थे। और वो हिंदी मीडियम था, तो मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये हिंदी मीडियम स्कूल है, हम लोग मतलब मीडियम की वजह से हम कहीं कोई हमको इन्फीरियर देख रहा होगा। हाँ। बल्कि हमें तो मतलब ऐसा लगता था कि वी आर इन बेटर पोजीशन। ऐसा मतलब कभी फील नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो उस समय ज़रूर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारा आपको मटीरियल जो है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं हो पाता है जी। तो उस समय अगर आप इंग्लिश मीडियम में मतलब मीडियम इज़ ओनली मतलब कि एक मीडियम है, तो बाकी आपका जो नॉलेज गेन करना है वो आप हिंदी किताबों से भी कर सकते हैं, इंग्लिश से भी कर सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि वहाँ पर ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत ज़्यादा हिंदी या इंग्लिश का बहुत डिफ्रेंशिएशन बहुत फील नहीं किया नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों में और इंग्लिश मीडियम वालों को अगर देखें तो एक अलग ऑरा रहता है, उतना मनोबल नहीं मिल पाता है हिंदी मीडियम वालों को और अंग्रेजी। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि फॉर्चुनेटली मैं, क्योंकि बहुत छोटी जगह पे था और वहाँ पे जो वो स्कूल था वो बहुत मतलब बेस्ट स्कूल वो हिंदी मीडियम वाला ही था। तो इनफैक्ट हम सुपीरियर फील करते थे, क्योंकि एक दो और स्कूल जो थे वो इंग्लिश मीडियम वाले थे, तो हम उनसे सुपीरियर फील करते थे कि हम तो इनसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब टैबू नहीं था कहीं पे भी। उस जगह पे जिस जगह मैं रहता था और छोटा सा वो टाउन था, तो वहाँ पे ऐसा टैबू नहीं था कि यहाँ इंग्लिश मीडियम वाला बेटर होगा या वो उसका कुछ ऐसा ऑरा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं फॉर्चुनेट था। आपने कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ा है, आपने टाइम है और दिल्ली की एक कैरियर लॉन्चर हो गई और टाइम कोचिंग करके इसमें भी आपने पढ़ाया है जी। तो वो क्या अनुभव रहा और यूपीएससी में जाना है ये कैसे आपने तय किया, कहाँ पे आपने ये तय किया कि अब इसी को अपना बेस बनाना है? मतलब जब मैंने 12th के बाद, मैं क्योंकि जिस टाउन से था वहाँ पे रेलवे के लिए वो थोड़ा सा जाना जाता है, तो रेलवे के टाउन में मतलब हम लोग बचपन से ही रेलवे ऑफिसर्स को देखते थे तो उनसे इंस्पायर होते रहते थे। तो लेकिन रेलवे ऑफिसर्स जो होते हैं वो पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होता था, तो वो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले होते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट नहीं था, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट था, क्योंकि हम उनको देखते थे तो उनसे इंस्पायर रहते थे। लेकिन मैंने भी इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद फिर उस समय मतलब एक था कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें या ना करें। तो मेरे कुछ दोस्त जो है वो ऐसे ही एक जगह पे पढ़ने जाते थे वो, तो जब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ तो मैं उनके साथ ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास करने के लिए चला जाता था, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था और नौकरी ढूंढ रहा था, तो बस ऐसे टाइम पास करने के लिए चला जाता था। तो जो जहाँ वो पढ़ते थे तो वहाँ के जो मैथ्स के जो टीचर थे तो वो अपना कुछ क्लास में बताते थे, तो मैं कभी उनकी क्लास में बैठ जाता था, कभी जनरल नॉलेज वाली क्लास में जाके बैठ जाता था। तो वो कुछ बताते थे तो मैं अपना कुछ बता देता था कि नहीं सर इसको ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे यार तुम्हें तो काफ़ी आता है। तो मेरे फ्रेंड्स को भी लगा कि मतलब मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स, मतलब जो शॉर्टकट वाली होती हैं मैथ्स में, वो बता देता हूँ।
तो फिर उसके बाद एक आगरा में ही, ये मैं आगरा की बात बता रहा हूँ आपको, आगरा में ही एक करियर लॉन्चर इंस्टीट्यूट है, वो कैट के लिए कोचिंग कराता है, MBA के लिए। तो वहाँ पे एक मैथ्स की मतलब फैकल्टी के लिए एक वैकेंसी निकली हुई थी। तो मेरे जो सर थे जो वहाँ पे पढ़ाते थे, तो बाद में उन्होंने करियर लॉन्चर ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी यहाँ पे एक बार ट्राई कर लो, इंटरव्यू दे के देख लो। तो मैंने सोचा कि सर पढ़ाने में सर पता नहीं पढ़ा पाऊँगा कि नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने इंटरव्यू दिया। तो फिर मैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ा लो अब। तो फिर मैंने वहाँ पे मुश्किल से 2-2.5 महीने पढ़ाया। और उसके बाद मैंने फिर मैं दिल्ली में, मेरे साथ का बचपन का दोस्त दिल्ली में रहता था, तो मैं उसके बाद ऐसे ही घूमने गया एक दिन। तो वहाँ पे जाके टाइम का जाके अपना ऐसे ही वॉक इन करके और अपना रिज्यूम दे दिया कि ये मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ और अगर यहाँ पे जरूरत, तो टाइम में दिया। प्रोफेशनल ट्यूटोरियल हुआ करता था उस समय, उसमें दिया। और वहाँ के दिल्ली के करियर लॉन्चर में भी दिया। तो फॉर्चुनेटली मतलब टाइम वालों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया, मतलब 1 घंटे का ऑलमोस्ट। उन्होंने मतलब बोर्ड के ऊपर एक वहाँ पे ध्रुवा ज्योति बानिक एक सर थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, बोर्ड पे खड़ा कर दिया मुझे। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 मिनट तक तो वो मुझे हर तरह के वो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहे। तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं भी सरप्राइज था कि मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैंने सारे उनके जितने ट्रिक्स से उन्होंने पूछे, मैंने सारे ट्रिक्स के मैंने वो पूरे जवाब दे दिए। तो वो उन्होंने मेरा अच्छा फीडबैक दिया, जो वहाँ के टाइम के जो ओनर थे उनको। और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मतलब आप कल से ही ज्वाइन कर लो। तो फिर मैं 2 दिन बाद वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। 2 दिन बाद ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाया। और उसके बाद बाय दैट टाइम मेरे कुछ दोस्त जो मैं जिनके साथ मैं मतलब बतौर शिक्षक के तौर पे आपने शुरुआत करी। हाँ, फिर अपनी कमाई या आमदनी के साधन की। एग्जैक्टली। फिर मेरे जो दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअली दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता फिरता रहता था। मतलब बहुत पुरानी मतलब मेरी आदत थी कि मैं दोस्तों के साथ, तो वो लोग SSC का एग्ज़ाम दे रहे थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी भर दो फॉर्म। तो मैंने भी भर दिया उनके साथ, एग्ज़ाम भी दिया, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं उसको छोड़ के फिर मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एक होता है, ऑडिट डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया। उसके बाद फिर सरकारी नौकरी में चला गया। और सरकारी नौकरी में वहाँ पे गया। फिर उसके बाद फिर मैं बैंक का एक एग्ज़ाम दिया। वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा, 2-2.5 साल लगभग हो चुके थे बैंक पीओ रहे आप। फिर उसके बाद बैंक में दिया, तो मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, वो ग्रुप B की नौकरी थी जो ऑडिट की थी। तो उन्होंने कहा कि बैंक में बहुत काम होता है, क्यों जाओगे। लेकिन मेरा एक जगह 2-2.5 साल हो गया तो मन नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं स्विच कर लेता हूँ। तो फिर मैं बैंक में चला गया। फिर एक बैंक से मैं दूसरे बैंक में गया। तो इतना स्विच करते करते बहुत मतलब फिर लगा कि चलो अब UPSC में भी ट्राई कर लेते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ, स्टेबिलिटी का तो नहीं सोचा, बट लगा कि मतलब मेरे को बहुत साल पहले मेरे फादर ने बोला था कि तुम कितनी भी नौकरियां बदल लो, लेकिन जब तक तुम UPSC का दरवाजा क्लियर नहीं करोगे तो मतलब मैं तुम्हें सक्सेसफुल नहीं मानूंगा। तो मेरे दिमाग में वो बात थी कि मेरे फादर ने बोला है कि वो UPSC अल्टीमेट एक गोल है। सरकारी नौकरी बड़ा आसान काम नहीं है, आसान नहीं होता है, लेकिन जब किसी को मिल जाती है तो बड़ा संतुष्ट हो जाता है कि नहीं अब ठीक है, वो चाहे बैंक में क्लर्क हो या PO का हो या जो भी हो। लेकिन आपने अपना एक अलग ही गोल बनाया था और यहाँ तक पहुँचे। 2013 में शायद आपने पहला अटेम्प्ट दिया था, 12-13 में, उसके बाद फिर 16 में, 2016 में ही आपका विवाह भी हुआ। तो क्या रिजल्ट आने के बाद विवाह हुआ और फिर? नहीं, मेरा एक्चुअली 13 में जो एग्ज़ाम था उससे मुझे रेलवे मिला था, रेलवे पर्सनल सर्विस मिला था। और 14 का फिर मैंने नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था तो मुझे रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला था। फिर 15 का एग्ज़ाम दिया तो फिर तब IAS मिला और बैच 16 मिलता है, 15 एग्ज़ाम का बैच 16। मेरी शादी तो मेरी 15 का एग्ज़ाम जब हो गया तो उसके बाद ही हो गई थी। तब तक ये रिजल्ट नहीं आया था। बट इसका मतलब ये मेरा जो ये मेंस का जो रिजल्ट था 15 एग्ज़ाम का, वो मेरी शादी के 1 हफ्ते बाद ही आया उसका रिजल्ट। तो श्रीमती जी भी अपनी गृहिणी हैं या कुछ वर्किंग हैं? वो हाउस वाइफ ही हैं। कितना सपोर्ट, क्योंकि आप कहते हैं मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है, मैं दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, आप उस चीज़ को कितना मिस करते हैं? मैं बहुत मिस करता हूँ इनफैक्ट। और मतलब मेरी वाइफ को मतलब पहले से ही पता है, इनफैक्ट हम शादी के पहले से ही हम एक दूसरे को जानते थे, तो उन्हें पहले से पता है कि मैं दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बहुत रूटीन था। 12th के 11th से मेरा ये रूटीन बन गया था कि हम लोग स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि हम लोग शाम को 6 बजे ट्यूशन जाते थे पढ़ने के लिए। तो 6 बजे ट्यूशन जाते थे तो हम लोग 6 से 7 ट्यूशन पढ़ते थे और 7:30 तक घर आ जाना चाहिए। लेकिन हम लोग 1 आध घंटा
आराम से बातें करके इधर उधर घूम के और उसके बाद 8:30 तक घर पहुंचते थे। तो उसके बाद जब ट्यूशन का टाइम ख़त्म हो गया, मतलब ट्यूशन पढ़ना बंद कर दिया, मतलब 10th के बाद, तो उसके बाद भी फिर हम लोग जो है डेली शाम को 6 बजे, दोस्त तो वैसे स्कूल में बहुत सारे थे, लेकिन जो कॉलोनी में रहते थे वो मेनली मेरे अलावा 3 दोस्त और थे। तो हम चारों जाके और कहीं पे साइड में मतलब रेलवे लाइन के किनारे स्लीपर्स वगैरह जो रेलवे के वैसे पड़े रहते हैं, उधर जाके बैठते थे। या एक रेलवे कॉलोनी में माल गोदाम भी होता है, जी, जी। माल गोदाम पे बैठ के हम लोग बातें करते रहते थे। और हमारा रूटीन बन गया था कि 6 बजे हम निकलते थे घर से और 9 बजे हम लोग वापस जाते थे। तो घर पे मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा होगा कि जब मेरे फादर घर पे हों और मैं वापस लौटूं तो डांट नहीं पड़ती हो। मतलब हर दिन डांट भी पड़ती थी। और अगर जैसे शाम को 6 बजे अगर वो घर पे हैं तो अब मैं सोचता था कि अब मैं निकलूँगा, ये फिर डांटेंगे तो मैं फिर वो थोड़ा कुछ ऐसे कि अच्छा अरे वहाँ पे चला जाता हूँ यहाँ पे। और मेरे फादर समझ जाते थे कि इसको दोस्तों के साथ जाने के लिए इसको बंक भी मारा है आपने स्कूल और कॉलेज से? कभी बंक मारा है? किस टाइप के बहुत ज़्यादा तो विद्यार्थी नहीं रहे मारा, हैं? बहुत ज़्यादा नहीं मारा, लेकिन हाँ मुझे याद है कि मैंने अपनी जो दोस्तों के साथ पहली फिल्म देखी थी वो बंक मार के ही देखी थी। बंक मार के देखी थी पहले फिल्म? हाँ। तो फिल्में देखने का शौक है आपको? नहीं, शौक फिल्में देखने का तो बहुत ज़्यादा नहीं। अभी आखिरी बार परिवार के साथ कोई फिल्म देखी या कहीं समय बिताया हो वैसा? हाँ, परिवार के साथ तो समय जैसे कहीं बाहर चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो काफ़ी जंगल है, काफ़ी सारे ऐसे हैं प्लेसेस जहाँ पे आप जा सकते हैं फैमिली के साथ। लेकिन फिल्म मुझे याद नहीं है कि मैंने कब लास्ट टाइम मतलब देखी। एक 1983 जो एक क्रिकेट वाली जो फिल्म थी, हाँ। वो मैं जब छिंदवाड़ा में पोस्टेड था तो वहाँ पे एक सभी ऑफिसर्स के लिए उसका एक शो हुआ था। तो वो मैंने ज़रूर देखी थी, जो बहुत सारे लोगों के साथ मिलके देखी थी। उसके बाद अभी तक तो नहीं देखी। हाँ, टीवी पे या नेटफ्लिक्स वगैरह पे कभी कुछ बैठ के थोड़ा बहुत देख लिया। मतलब घर में ज़्यादा समय अब तो देना बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, अब शिकायतें तो रहती होंगी कि समय नहीं जी, देते हैं आप। जी जी बिल्कुल नहीं, लेकिन वो एक्चुअली मेरी वाइफ को पहले से पता है कि मैं अगर मतलब अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है भी अगर, तो मैं बहुत ज़्यादा घर में ना बैठ के मैं दोस्तों के साथ निकल जाता था। जैसे जब मेरी शादी हुई तो वो होम टाउन में मैं डेली मतलब, अब वो कहती है अभी वो मतलब मेरे को वो कहती भी है कि मैं तो मतलब घर पे रहती थी, मतलब सबको बताती भी है मेरे और दोस्तों को भी कि मैं तो घर पे रहती थी और ये शाम को अपना दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। उस समय भी निकल जाता था। तो मतलब ये मेरी पुरानी आदत है। अब अभी क्या होता है कि अब दोस्तों के साथ नहीं जा पाता तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मेरी वाइफ ये कहती है कि तुम्हें तो वैसे भी शाम के टाइम में बाहर रहना ही पसंद है, तो तुम वैसे भी जानबूझ के भी रहते आज हो भी दोस्तों के साथ आपको अच्छा लगता है कुल मिला के। एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। निश्चित रूप से पहला हाथ वो अपनी माता जी का ही होगा, जो कि हमें पहला सबक सिखाती हैं, संस्कार सिखाती हैं, वही हमारे अंदर होते हैं। श्रीमती जी का कितना योगदान मानते हैं? आपकी पहले से वो मित्र रही हैं आप? हाँ, वो एक्चुअली वो मुझे ज़रूर तैयारियों के मतलब जब दौरान मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा भी नहीं था, तब वो कहती रहती थी कि यूपीएससी का ट्राई करके देखो, तुम कर सकते हो। तो मैं सोचता था अरे यार बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इसमें, यार इतना मैं कहाँ पढ़ाई करूँगा, इतना टाइम भी नहीं है। तो लेकिन अब क्योंकि फादर की बात भी दिमाग में थी, फिर वाइफ जो होने वाली थी मतलब उन्होंने भी मेरे को कहा कि नहीं तुम्हें करना चाहिए ट्राई। तो फिर फाइनली मैंने कहा कि अब तो कर ही लेते हैं। इसको दो तरीके से समझे अपन। अगर हर पिता का बेटे को लेके एक सक्सेस का अलग पैमाना होता है। कोई सोचता है डॉक्टर बने, कोई सोचता है इंजीनियर बने, कई बार प्रेशर भी बनाते हैं। लेकिन ऐसा भी मान सकते हैं कि आपके पिताजी जो कि काफ़ी समय आप लोगों के साथ वो गुजारते थे, तो हो सकता है आपके अंदर की वो क्षमताएं उन्हें पता रही हों, इसलिए उन्होंने आपको यूपीएससी के लिए वो किया। और ऐसे में जब बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है तो बच्चे उससे कैसे अपने आप को निजात दिलाएं? हाँ, ये बात सही है कि मतलब इसमें मैं इसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से हम देख सकते हैं कि कई बार एक कांस्टेंट एक अगर ये रहता है कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो एक प्रेशर तो होता ही है। लेकिन साथ ही साथ अगर उनको अगर मतलब जो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे नज़दीक होते हैं हमारे, तो जो यंगस्टर्स हैं उसको प्रेशर की तरह से उसको ना लें। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सबको कि वो हमारी पोटेंशियल को कई बार हम खुद नहीं जानते हैं पर हमारे पेरेंट्स जानते हमारे पोटेंशियल को जानते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, ये बात अलग है कि मैं उस पर टाइम ना दूं और मैं नहीं करूं, तो हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट भी होंगे। जाहिर सी बात होने लगेगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है और ये टाइम नहीं दे पा रहा है, टाइम नहीं दे रहा है या नहीं देना चाहता है। बहुत सारे मैं स्टूडेंट देखता हूँ, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों से मेरे कुछ क्लोज भी हैं, तो मैंने ये देखा कि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है बट कहीं ना कहीं
शायद उनको ये उनको खुद में अपना इतना विश्वास नहीं है कि हाँ वो ये कर सकते हैं। मतलब मैं जानता हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ या उनके पेरेंट्स जानते हैं उनको, वो कहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, बट वो अगर वो ये समझे, उसको अगर प्रेशर की तरह से ना लें कि पेरेंट मुझ पे, वो उसको अगर प्रेशर की तरह से लेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं ये मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि इसकी तैयारी करो। जबकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं ये कर सकता है, इसलिए वो उसको ये बात कहते हैं। कई बार घर में होता भी है ना, कहते हैं जो सबसे उद्दंड बच्चा होता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है। तो क्या ऐसा कुछ था क्या, मतलब शैतान, क्योंकि आप मुझे लगता है मतलब ये मैं तो मतलब 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। मैं मतलब ये तो बात सही है कि मैं मेरे पेरेंट्स भी यही समझते थे कि मैं तो टाइम देता नहीं हूँ पढ़ाई पे, सिर्फ दोस्तों के साथ घूमता रहता हूँ, और इसलिए भी थोड़ा सा वो मतलब डांटते थे मुझे कि यार तुम, वो यही कहते थे कि यार तुम ऐसी क्या बात है दोस्तों से जो तुम डेली तुम लोग 3 घंटा तुम लोग करते हो, मतलब तुम्हारी बातें ख़त्म ही नहीं होती क्या। अब उन्हें क्या, अब मैं तो एक्सप्लेन क्या ही कर सकता था, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट उद्दंड तो मैं था ही। मोस्ट उद्दंड। अच्छा, आपने प्राइवेट नौकरी भी करी, सरकारी भी करी, और इसके बाद यूपीएससी भी आपने क्लियर किया, और कितना अंतर होता है इन दोनों लाइफ में, जिंदगी कितनी बदल जाती है? देखिए मतलब आईएएस या दूसरी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में मैं उसको इस तरह से देखता हूँ। जब मैं प्राइवेट नौकरी में था, मैं कैट के लिए कोचिंग पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ाता था, तो मुझे पता था कि अगर मैं पूरे टाइम, अगर मेरा अपना फुल टाइम करियर बनाऊंगा तो मुझे पूरे टाइम मतलब मेरा जो अगर पूरे करियर में मेरे को यही काम करना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में था, या मैं बैंक में था, या मैं रेलवे में था, तो मुझे पता है कि मुझे पूरे जब तक मेरा ये नौकरी रहेगी मुझे यही काम करना है। तो मैंने आपको बताया कि मैं एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी मैंने किया, या ट्राई किया कि चलो यहाँ पे एग्ज़ाम दे देता हूँ, ये वाला फॉर्म निकला उसको भी भर दिया। उसका रीज़न मेरा पर्सनल तो ये था कि एक जगह से मैं थोड़ा बोर हो जाता था जल्दी। क्योंकि अब आदत है कि दोस्तों के साथ घूमना है, और जब वो नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक जगह से बोर ही हो जाते हैं। तो या तो जगह चेंज हो जाए या काम चेंज हो जाए, तो आदमी उतना बोर नहीं होता है। आईएएस में यही है, एक फ़र्क है बाकी नौकरियों से, जिसकी वजह से पता नहीं मुझे आईएएस को बेस्ट क्यों कहते हैं। हालांकि चाहे कोई भी नौकरी हो, अगर जब हम यूपीएससी से जाते हैं तो रेलवे वालों को भी उतनी सैलरी मिलती है, इनकम टैक्स को भी उतनी मिलती है, आईपीएस में भी उतनी मिलती है, आईएएस में भी उतनी मिलती है, बट मुझे लगता है कि वो उसको ज़्यादा नंबर 1 प्रेफरेंस पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें आपका मतलब रोल चेंज होते रहते हैं, आपको अलग अलग रोल मिलते रहते हैं, अलग अलग काम मिलते रहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर 1 साल 1.5 साल पे या तो आपका काम प्रोफाइल बदल जाता है, और या आपकी जगह बदल जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मतलब आप कभी बोर नहीं होते। 2016 से अब तक आप जहाँ जहाँ भी आपने काम किया, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा किस्सा हो जो चुनौतीपूर्ण लगा हो आपको? हर पोस्टिंग ही चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी पोस्टिंग्स हुई हैं मेरी, मतलब जनरली सबके साथ ही ऐसा होता है आईएएस में कि हर प्रोफाइल अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले प्रोबेशन के बाद मैं एसडीएम के तौर पे पदस्थ हुआ, तो एसडीएम के तौर पे भी मैं 2 जगह पे रहा। पहले मैं राघोगढ़ में रहा, गुना में, वहाँ पे इलेक्शन का टाइम था वो। उसके बाद फिर मैं इटारसी में रहा, तो उस समय लोकसभा इलेक्शन, और फिर बाद में ऑलमोस्ट मैं 14 मंथ्स वहाँ पर इटारसी में रहा। उसके बाद फिर मैं एडिशनल कमिश्नर नगर निगम भोपाल में ही था, और उसके बाद फिर सीओ जिला पंचायत, वहाँ भी मैं 2 जगह पे सतना और छिंदवाड़ा में रहा। फिर वहाँ से छिंदवाड़ा से मेरा ट्रांसफ़र हुआ एज एडीएम भोपाल, और फिर अब नगर निगम में हूँ। तो हर जगह पे मतलब क्योंकि अब नई जगह है, और जाहिर सी बात है कि आप जब किसी भी नए रोल में जाते हैं तो पहला 6 महीना 1 साल आप उसको समझते हैं, चैलेंजेस को समझते हैं, तो आपके लिए तो वो ऑलमोस्ट मतलब 1 साल तो शुरू का सबसे चैलेंजिंग रहता ही है। तो मेरा तो हर प्रोफाइल ही लगभग है कि उतना ही टाइम रहा जितना वो चैलेंजिंग रहे, मतलब बोर होने का मौका नहीं मिला। भोपाल नगर निगम बड़ी जिम्मेदारी है, राजधानी है, और स्मार्ट सिटी भी बनाना है, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर भी झेलने हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी। तो इन सब चीज़ों में कैसे सामंजस्य बना पाते हैं, और आपको एक आईएएस अधिकारी के तौर पे क्या लगता है कि आप इस काम के लिए सबसे बेस्ट हैं? मतलब आईएएस अधिकारी के तौर पे सबसे बेस्ट मैं हूँ या नहीं, ये तो मतलब मैं मतलब कैसे आपको क्या पसंद है कि हाँ मैं ये कौन सी पोस्ट पे अपने आप को फिट पाते हैं? मतलब देखिए मैं तो जब आईएएस में जब सिलेक्शन होता है किसी का भी, तो पता है आपको हमें कि भाई नाउ वी आर आईएएस इनटू आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब जो भी पोस्ट मिलेगी वो तो मतलब इत्तेफाक की बात है, या कुछ मतलब
समय की बात है कि कौन सी पोस्ट पे आप हैं। जो भी लेकिन पोस्ट है वो सभी पोस्ट पे आपके पास काम करने के लिए मौका रहता है। सभी जगह पे जो आपने जिन प्रेशर्स की बात बताई वो चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, उन सभी जगहों पे वो चीज़ रहती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नगर निगम कमिश्नर के तौर पे वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एज एसडीएम भी मुझे लगता है कि वो सारे फैक्टर्स थे। एज एसडीएम भी जनता जो है वो उनकी जो समस्याएं थी और उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हम उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, वो उतनी ही थी जितनी नगर निगम में है। बस क्वांटम बदल जाता है कि जब अब जैसे नगर निगम भोपाल है, बड़ा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स या नंबर ऑफ़ लोग पीपल जो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं कि उनकी समस्याएं दूर होंगी, वो बढ़ जाता है बस। तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपने वो काम किए जो आपको अच्छे लगे और लगता है आपको ये काम होना चाहिए, और आगे भी जब कोई अधिकारी आए वो एक शिक्षा के रूप में भी आप बता सकते हैं, एक लेसन के रूप में भी आप बता सकते हैं क्या करने चाहिए, जो आपको लगता है बहुत अच्छा काम था। मतलब अब मैं अपना मूल्यांकन मतलब कि बहुत अच्छा काम किया, ये सारे ही जैसे खुद को सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने ये काम किया, अच्छा काम था, अच्छा हो गया। जी, जैसे जब मैं सीईओ ज़िला पंचायत था तो उस समय कोविड का टाइम था, तो मतलब मैं सतना में था और छिंदवाड़ा में था। उस समय कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा जो पूरा क्योंकि रूरल में जितना भी वर्क था वो ज़िला पंचायत की ही उसमें होता है, क्योंकि मतलब अर्बन एरिया बहुत कम है। तो वैक्सीनेशन उस समय टारगेट था कि मतलब सबका वैक्सीनेशन हो जाए, तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके जस्ट जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ये था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जो विकास के काम है वो बहुत दिनों से रुके हुए थे, तो उनको फिर टेकअप करना था। जैसे एक चैलेंज जब कोविड के जस्ट बाद हम लोग अमृत सरोवर बनाने थे, तो सभी ज़िलों को टारगेट था कि 75 बनाने हैं, तो हम लोगों ने टारगेट लिया था कि हम मिनिमम 100 बनाएंगे। और फिर अल्टीमेटली क्योंकि वो छिंदवाड़ा बड़ा ज़िला था और ऑलमोस्ट वहाँ पे 11 ब्लॉक हैं, बहुत बड़ा ज़िला है, तो हमने 200 अमृत सरोवर बनाए और मतलब सबसे पहले हमने पूरे कर दिए थे। उसमें जो हमारे कलेक्टर साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब हमको गाइड किया और इंटरेस्ट उन्होंने खुद लिया। उन्होंने वो रिव्यू करते थे हर दूसरे तीसरे दिन, और मतलब अल्टीमेटली वो जितनी जल्दी अचीव हुआ तो मुझे भी मतलब खुद में ये आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी और इतना मतलब अच्छे से हम कर सकते हैं। तो जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो आपको अपनी एक्चुअल पोटेंशियल का भी पता लगता है। जैसे अब मैं नगर निगम में आया तो मेरे बहुत सारे दोस्त प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, तो पहले जब मैं उनसे बात करता था तो वो कहते थे यार मुझे 12 घंटे काम करना पड़ता है डेली। तो मैं कहता था अरे यार तुम लोग कैसे 12 घंटे काम कर लेते हो, मतलब 12 घंटे डेली। अब तो आप खुद ही डेली सुबह 12 से घंटे लेके और शाम तक तो लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जब मैं नगर निगम में आया तो मुझे सुबह 7 बजे से लेके और मेरे को मिनिमम रात को 9-10 बज जाते हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब 14-15 घंटे हो जाते हैं। तो जब मेरे को 2-3 महीने हो गए तो 2-3 महीने तक तो मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिला। फिर 2-3 महीने के बाद मैंने सोचा कि यार मैं जो लोग 12 घंटे डेली काम करते थे और मैं मतलब उनका सुन के मैं सरप्राइज होता था, लेकिन जब ऐसा पोस्टिंग मिला कि जहाँ पे मुझे 15 घंटे काम करना पड़ रहा है और फिर भी मतलब मैं टायर्ड फील नहीं कर रहा हूँ और मेरे को उतना ही मतलब अच्छा लग रहा है काम करने में, तो मुझे लगा कि नहीं मतलब जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है वो जितना आप स्ट्रेच करते हो उतना ही आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है और उतना ही वो आपको पता चलता है अपने बारे में। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना कर सकता हूँ, मतलब दूसरों का ही देख के सरप्राइज हो रहा था सुन के कि इतना करना पड़ेगा तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा भी कि मैंने कहा यार अगर मान लो मुझे कभी प्राइवेट सेक्टर में भी करना पड़े तो मतलब अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं कर सकता हूँ, कि अब मतलब मेरे को पहले मुझे डर लगता था कि यार 12 घंटे प्राइवेट सेक्टर में करना पड़ता है यार हम तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब तो मैं 15 घंटे भी कर सकता हूँ। तो मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा आपको उसी समय होता है जब चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो यूपीएससी का सपना देख रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, बहुत अच्छा स्कूली बैकग्राउंड नहीं रहा, बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल भी नहीं रहा, लेकिन उनकी इच्छा रही, उनके परिवार वालों की इच्छा रही और वो कर भी रहे हैं। उनके लिए कोई लेसन देना चाहेंगे आप, क्योंकि आपने एक सक्सेस पाई है, आपने भी संघर्ष से वो रास्ता बनाया है। जो युवा तैयारी कर रहे हैं बस एक ही मैं उनको बात कहना चाहूँगा कि आपको अपना पोटेंशियल खुद ही पहचानना पड़ेगा। कई बार मतलब मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, बट उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर सेल्फ डाउट है कि इतना बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि हाइप तो क्रिएट हो ही गया है हमारी सोसाइटी में कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं और बैठते भी हैं एग्ज़ाम में, जाहिर सी बात है। लेकिन
बहुत सारे लोग अपने पोटेंशियल को वो नहीं पहचान पाते या उतना अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं इस हाइप को देख के। तो मैं तो युवाओं से यही बात कहूँगा कि आप दूसरे को देख के बिल्कुल मतलब अपने पोटेंशियल के बारे में बिल्कुल ना सोचें, अपने पोटेंशियल को आप खुद पहचानें। और यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको मतलब जैक ऑफ ऑल होना पड़ता है रादर देन मास्टर ऑफ वन। मतलब आप जैसे एक इंजीनियर है, उससे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो मैथ्स में अच्छा होगा या साइंस में अच्छा होगा, हर सब्जेक्ट में एक उससे एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको हो सकता है कि वो डिटेल में सब कुछ ना पता हो, लेकिन थोड़ा सबके बारे में आपको एक बैक ऑफ द माइंड आपको नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है। अगर उसके सामने बोल दिया कि एक किसी कंट्री का नाम भी ले दिया, मान लीजिए आइसलैंड ले दिया, तो आइसलैंड के बारे में उसको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ना पता हो, लेकिन कुछ चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए, कुछ मतलब ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। और निश्चित रूप से जो बचपन में बहुत उद्दंड रहे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद रहा, स्कूल से बंक मार के फिल्में भी देखी, कॉलेज से प्राइवेट सहित सरकारी कई नौकरियां की, लेकिन कोई बड़ा गोल नहीं बनाया। लेकिन पिताजी ने इनकी क्षमताओं को, इनकी सक्षमता को समझा और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कहा। और आज नतीजा है कि वो आईएएस हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम कर रहे हैं और वर्तमान में भोपाल नगर निगम के कमिश्नर के तौर पर बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।